पिछले रविवार ही आपसे मुलाकात हुई थी एक खास विषय पर। इस बार फिर एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत खास विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूं और उस पर चर्चा करता हूं और आपको कुछ चीज़ें बताता हूं कि सरकार किस तरह से एक चुनौती से रूबरू होने जा रही है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में अपने भय से लोगों को बहुत भयभीत कर रखा है। कोरोना वायरस के भय से उत्तराखंड के 2 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जन्मभूमि लौटने को आतुर हैं। इनमें से हजारों लोग लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही अपने अपने संसाधनों से उत्तराखंड में आ चुके हैं और इनमें सर्वाधिक पौड़ी के वासी हैं। अब जब सरकार अपने माध्यमों से प्रवासियों को ला रही है, कई ट्रेनें अभी तक आ चुकी हैं, लोग परिवहन निगम की बसों से भी आ रहे हैं, तो सरकार को अब और भी सतर्क हो जाना चाहिए। यह समय सरकार के अतिरिक्त सतर्कता बरतने का है। इसीलिए अब तस्वीर बदली हुई दिख रही है और कुछ समय बाद ये तस्वीर और बदली हुई दिखेगी। आगे चलकर अपने लोगों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। सरकार को इन लोगों को राज्य में ही रोकने के लिए एक प्रभावी रोड मैप तैयार करना होगा। तभी राजनीतिक प्लेटफार्म और टीवी स्क्रीन के साथ ही अखबार के पन्नों पर अनवरत चलती रही पलायन की बहसों की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। आप इस चीज़ से तो विदित होंगे ही, चूँकि उत्तराखंड से पलायन बहुत हुआ है और 2002 से राज्य बनने के बाद 2002 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तब से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव तक कोई चुनाव लोकसभा या विधानसभा का ऐसा नहीं गया जिसमें पलायन एक इशू ना बना हो। राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पलायन को रोकने की बात न की हो। सब ने दावे किए, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहीं पर काम आएगा। पहले एक मुहावरा होता था, एक कहावत थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। दावे तमाम किए, दावे प्रति दावे होते रहे, बहस चलती रही, टीवी स्क्रीन पर डिबेट होती रही, अखबार के पन्ने रंगे जाते रहे इन बहसों से, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ और पलायन जितनी डिबेट चलती गई, जितनी जुबानी जमा खर्च होता गया, पलायन उतना ही बढ़ता गया। अब इशू एक ये रह जाता है कि इस समय कोरोना है और कोरोना पूरे विश्व में है, पूरे देश में है। कोरोना की वजह से चाहे किसी देश के लोग हों, चाहे प्रदेश के लोग हों, वो सब अपने घर जाना चाह रहे हैं। 2.5 लाख लोगों ने उत्तराखंड में वापसी का रजिस्ट्रेशन कराया है। 1 लाख से ज़्यादा लोग उत्तराखंड आ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि सरकार के पास ऐसी क्या कार्य योजना है जो प्रवासी उत्तराखंड से गए थे और कोरोना के डर से वापस आ गए हैं, वो उनको कैसे राज्य में रोका जाए। एक ऐसी क्या ठोस कार्य योजना तैयार की जाए ताकि उनको स्वरोजगार के संसाधन यहीं पर मुहैया करा दिए जाएं। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। तमाम लोग इस बात को कहते रहे हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आता। उत्तराखंड से भी जितने लोगों ने पलायन किया वो वाकई एक हैरत पैदा कर देने वाला है। यह आंकड़ा इस तरह से बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। उत्तराखंड से 2 तरह के पलायन हुए। एक तो पहाड़ से उतरकर लोग मैदानी जिलों में आ बसे और दूसरा वर्ग वो था जिसने कामकाज की तलाश में राज्य के बाहर जाना ही मुनासिब समझा। सरकार हर बार प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के आंकड़े तो पेश करती रहती है, लेकिन पलायन के लोगों को रोकने की कोई मुहिम छेड़ी जाए या कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए, इस पर बहुत ठोस तरीके से ना तो कभी कोई बातचीत हुई और न ही कोई ठोस नतीजे सामने आए। कोई सरकार कुछ करे या न करे, लेकिन वक्त अपना काम करता रहता है। कई बार ऐसा इत्तफाक होता है कि मुसीबतें एक इम्तहान से तो व्यक्ति को बचा लेती हैं, लेकिन दूसरी अग्नि परीक्षा में झोंक देती हैं। विगत 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद सरकार ने एक लंबी लकीर खींच दी थी, लेकिन उस घोषणा का पहला इम्तहान 1 मई को होना था, जब उत्तराखंड से सरकार को पूरी तरह से गैरसैंण में शिफ्ट किया जाना था। लेकिन कोरोना ने सरकार को इस इम्तहान से बचा लिया, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी का यही एक कंसेप्ट है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या कोई दूसरा प्रदेश, कि पूरा विधानसभा और पूरा सचिवालय
ग्रीष्मकालीन राजधानी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों और विरोधियों की नज़रें 1 मई पर लगी हुई थी कि किस तरह से सरकार यहाँ से शिफ्ट होकर गैरसैंण पहुँचती है। लेकिन इससे पहले ही कोरोना ने दस्तक दी और इस इम्तहान से सरकार फिलहाल बच गई। इस इम्तहान से तो सरकार बच गई, लेकिन दूसरा इम्तहान बिल्कुल कोरोना ने ही सामने रख दिया। यह इम्तहान पहले वाले से ज़्यादा कठिन है और किसी आग के दरिया को पार करने से कम नहीं है। जब लाखों प्रवासी उत्तराखंडी अपनी मिट्टी में लौट रहे हैं, सरकार उनसे कैसे संवाद स्थापित करे, कैसे पुनः पलायन करने से रोके, ऐसी क्या कार्य योजना बनाए जिससे लोग फिर से बाहर जाने के बजाय यहीं अपना छोटा मोटा काम करके अपने उत्तराखंड में ही बस जाना पसंद करें। शहर के लिए, गांव के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, MSME के लिए सारे रोजगार हमने खोले हुए हैं। हमारी पहले भी बड़ी नीतियां हमने पूरे देश को आकर्षित करने के लिए बनाई थी, जिसमें बहुत भारी मात्रा में लोग आए हैं। तो अपने ही लोग जब आएंगे, पेरूल नीति है, रोमा नीति है, हमारे अन्य प्रकार की नीति है, कॉन्ट्रैक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए छूट है, ये सब चीज़ें। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के तुरंत 1-2 दिन बाद तक लगभग 60,000 लोग लौट आए हैं। इन पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दे दी है और उसमें सुझाव यही है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार है, उस पर जोर दिया जाए। और अभी आपको पता ही होगा कि पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक लॉन्च की है और उससे इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इन लोगों से व्यक्तिगत तौर पे संपर्क किया जाए, विकासखंड तौर पे संपर्क किया जाए और इनकी जो इसको कहते हैं ना हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग इसको कहते हैं, वो की जाए। कौन आदमी किस भूमिका का है, उसको क्या अनुभव है, स्किल मैपिंग हमने बोला है, स्किल मैपिंग पे जोर दिया जाए। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनौती जब आती है तो वो अकेले नहीं आती, वो अपने साथ अवसर भी लेकर आती है। यानी जब भी चुनौती होती है तब तमाम अवसर भी होते हैं चुनौती से निपटने के लिए। बस अगर ज़रूरत किसी चीज़ की होती है तो उन अवसरों को पहचानने की होती है। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं वो चुनौतीपूर्ण समय में उन अवसरों को पहचान लेते हैं और उनको कैच करके उस चुनौती से निपटने का काम करते हैं। अभी चुनौती प्रवासियों को यहाँ पर रोके रखने की है, लेकिन एक अवसर भी है कि उन लोगों को रोककर उस बात को साबित करने का जिस पर यहाँ बरसों से उत्तराखंड की राजनीति होती आई है। चुनावी राजनीति हो, सड़क की बात हो, सदन की बात हो, जब पलायन की बात होती है तो पलायन कर रहे लोगों को रोकने की बात होती है। तो ये जो चुनौती कोरोना की वजह से आ गई है, विषम परिस्थितियों में जो लोग लौटे हैं, तो यहाँ की सरकार के लिए एक अवसर भी है इस बात को साबित करने के लिए, इस चुनौती से निपटने के लिए कि इन लोगों को एक ठोस कार्य योजना बनाकर यहाँ कैसे रोका जाए। राज्य में 3000 से भी ज़्यादा गांव ऐसे हैं जिन्हें भूतिया गांव कहा जाता है। भूतिया गांव का मतलब हुआ कि उन गांवों में कोई भी नहीं रहता। उस गांव के सभी प्राणी, सभी मनुष्य वहाँ से पलायन कर गए हैं। ऐसे गांवों में सभी मकानों पर ताले लटके हैं या फिर एकाध किसी गांव में बहुत ही न्यूनतम संख्या में वृद्ध व्यक्ति वास कर रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चे, जवान बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जब उत्तराखंड की पलायन की बात होती है तो इन गांवों की वीडियो तमाम अखबारों के पन्नों पर छप जाती है, टीवी स्क्रीन पर चलने लगती है और ये मुख्य खबरें बनकर 2-4 दिन में ये सिलसिला खत्म हो जाता है। इस विषय पर पिछले 20 साल में राजनीति तो खूब हुई, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण यह गंभीर विषय जुबानी जमा खर्च के दायरे से बाहर नहीं निकल सका। और मुद्दा इतना संवेदनशील है कि हर चुनाव में यह मुख्य रूप से बिल्कुल सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में सबसे ऊपर होता है। अब सरकार क्या करेगी, अभी तक तो यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार के सारे साधन और संसाधन और पूरा सिस्टम अभी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने में ही लगे हैं। क्योंकि बाहर से लोग अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा उत्तराखंड में आ चुके हैं, जो यहाँ से पलायन कर गए थे और बाहर अपना छोटा मोटा कारोबार या नौकरी पेशा थे। ख़ास तौर पर उन लोगों को रोकने की कवायद शुरू करनी तो होगी, लेकिन उसकी एक समयबद्धता हो, तभी लोगों को भरोसा भी हो सकेगा।
केवल 2 वक्त की रोटी और बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से बाहर गए लोगों की संख्या पलायन करने वालों में 80% से भी ज़्यादा है। यदि सरकार इनके लिए 2 जून की रोटी और बच्चों की बेहतर तालीम की व्यवस्था ही कर दे तो पलायन के दंश को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक पलायन आयोग का गठन कर अपनी मंशा स्पष्ट की कि यह पलायन आयोग इस बात की पड़ताल करेगा कि कितने लोग पलायन करके गए हैं और उनकी वजह क्या थी। रिपोर्ट आई तो हैरत अंगेज खुलासा नहीं हुआ। हैरत अंगेज केवल राजनीतिक कारणों से हुआ कि जिसमें पौड़ी जैसे महत्वपूर्ण जिले से सबसे ज़्यादा पलायन था, अल्मोड़ा दूसरे नंबर पर था। हैरत अंगेज इसलिए नहीं था कि वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर यहाँ से गए हैं, यह बात सबके सामने थी। पौड़ी जनपद ने देश को बहुत बड़े लोगों दिए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, चाहे वो भुवन चंद खंडूड़ी हो या मौजूदा HRD मिनिस्टर हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी हो। तमाम दिग्गज इस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। पलायन का उत्तराखंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। एक दिलचस्प बिंदु ये है कि जिन जिलों से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है वहाँ से अति विशिष्ट महानुभावों का ताल्लुक़ है। सबसे ज़्यादा पलायन 13 जिलों में पौड़ी जनपद से हुआ है। पॉलिटिकल ही नहीं, यहाँ से पॉलिटिकल के अलावा तमाम वो लोग हैं जो देश के शीर्ष पदों पर बैठे हैं, लेकिन वो अपने ज़िले को पलायन के दंश से नहीं बचा पाए, ऐसी कोई कार्य योजना नहीं बना पाई ताकि बाद में पलायन ना हो। अगर लोग उनसे प्रेरित होकर इतना ही ऊपर बढ़ने के लिए पलायन करते तो अच्छा होता, लेकिन बहुत छोटी नौकरी के लिए लोगों ने पलायन किया, जिसकी व्यवस्था यहाँ भी हो सकती थी। दूसरे नंबर पर कुमाऊं का अल्मोड़ा ज़िला आता है और अल्मोड़ा ज़िला भी पॉलिटिकली बहुत साउंड है। अल्मोड़ा ज़िले से हरीश रावत ताल्लुक़ रखते हैं। हरीश रावत का इस सूबे की राजनीति में बहुत बड़ा कद है और वहाँ से अगर पलायन हुआ है तो वो भी एक बात बहुत ही चिंतनीय और बहुत सोचनीय है। ऐसे तमाम नाम मेरी सूची में हैं जो विशिष्ट महानुभावों की श्रेणी में हैं, अति विशिष्ट महानुभावों की श्रेणी में हैं और उनके ज़िलों से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। पलायन आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को स्वरोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हालांकि सरकार ने इस काम के लिए पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है जो उत्तराखंड में लौटे प्रवासियों से संवाद स्थापित कर उनकी अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करेगी ताकि शासन स्तर पर किसी ठोस कार्य योजना को अंजाम दिया जा सके। पलायन आयोग ने जो 30 अप्रैल तक की एक रिपोर्ट सरकार को दी थी उसमें करीब 98,000 लोग राज्य में आ चुके थे। ये एक एक्सरसाइज शुरू हुई 3 साल पहले, लेकिन वो पलायन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद, उसकी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी अभी तक सरकार कहीं एक कदम आगे चलती नहीं दिख रही है। वो पलायन आयोग की रिपोर्ट पर ही सब कुछ हो रहा। फिर भी प्रकृति ने अगर एक मौका प्रवासियों को वापस भेजने का दिया है तो सरकार को इस अवसर को कैश करना चाहिए और सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार का क्या रोड मैप होगा अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। खास बात यह है कि पलायन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जितने लोग भी आए हैं उनमें 30% ही अपने घर रहने की इच्छा रखते हैं, लेकिन 30% भी बहुत लोग हैं। अगर वो भी रुक जाते हैं तो भी सरकार की वाहवाही हो सकती है, लेकिन वो तब रुकेंगे जब सरकार उनकी आजीविका का कोई साधन सुनिश्चित कर सके। लोग वापस लौटे हैं, आय कम होगी या ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा खेती बाड़ी करना भी दुभर होगा क्योंकि उत्तराखंड में कृषि भूमि की सिंचन क्षमता जितनी 20 साल पहले थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और खेती बाड़ी भी बगैर पानी के करना नामुमकिन है। उत्तराखंड के ही 4 मैदानी जनपदों से पहाड़ में अपने गांव 25% लोग और बाहरी राज्यों से 65% लोग आ रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी तय है, उत्तराखंड सरकार ऐसे समय में यदि पहाड़ के लोगों को रोकने में नाकाम रहती है तो उसका सबसे बड़ा फेलियर होगा। फेलियर का ठीकरा भी भाजपा के सिर फूटेगा क्योंकि राज्य और केंद्र में दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसीलिए सामान्य माहौल होने के साथ साथ सरकार को यह अभ्यास करना होगा
एक ऐसी कार्य योजना तैयार करनी होगी ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके कि एक ऐसा आकर्षक प्रस्ताव हो जिससे जो प्रवासी लौटे हैं वो बाहर न जाएं और उनके कदम ठिठक जाएं, वो अपनी मिट्टी में ही रहे और यही काम करे। सरकार यदि वाकई गंभीरता से इस दिशा में बढ़ना चाहती है तो पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से ही पलायन रोकने का रोड मैप तैयार करना होगा। जिला स्तर पर ये कोशिश की जा रही है कि एक प्रकार की माइक्रो प्लानिंग स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए और स्थानीय संसाधनों को देखते हुए कुछ कार्यक्रम लिए जाएं। इसी में एक मुद्दा वो भी जुड़ा है कि जो लोग प्रवासी लोग वापस आए हैं और कुछ लोग जो यहाँ कार्यरत थे वो अपने अपने प्रांतों की ओर अब चले गए हैं, तो इससे भी कुछ आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होंगी। किस सीमा तक ये प्रभाव होगा, कैसा ये प्रभाव होगा, ये कहना अभी भविष्य में जैसी परिस्थितियाँ आएंगी उसके हिसाब से हमको रणनीति में संशोधन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से निर्णय लेने पड़ेंगे। अभी जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो अपने बहुत कड़वे अनुभव लेके आ रहे हैं। मैं लगातार ग्राउंड जीरो पे हूँ, मेरी जो बच्चे घर आ रहे हैं मेरी उनसे बात होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है कि जो वापस नहीं जाना चाहता है। अब वो वापस नहीं जाएगा तो प्रश्न यहाँ उठता है कि वो गांव में करेगा क्या। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये खड़ी है। तो हमारा ये मानना है कि उनको कैश इमीडिएट जो इनकम जिससे उनकी हो उस विषय पे सरकार को, स्वयंसेवी संगठनों को और हमारे जैसे जागरूक लोगों को उस पर काम करना चाहिए। फिलहाल तो सरकार का सबसे मूल उद्देश्य ये है कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, उनको इस कोरोना की महामारी से बचाना, और जब तक सिस्टम ये काम उनको बचाने का कर रहा है तब तक सरकार को अपनी ठोस कार्य योजना को अंजाम दे लेना चाहिए उनके सामने रखने के लिए। वरना मेडिकल फैसिलिटी पूरी होगी, कोरोना बीमारी दूर होगी, लोग अगर फिर बाहर चल निकले तो ये वाकई उत्तराखंड की सरकार के लिए बहुत ही एक अपमानजनक होगा। और यहाँ जो पलायन की बात करते हैं, जो घूम घूम कर पलायन का ढिंढोरा पीटते हैं, उनके लिए भी, उनकी पेशानी पर भी बल पड़ने वाली बात होगी। और इसको सरकार को अपने ढंग से देखना होगा। जब तक ये महामारी जाए उससे पहले इस कार्य योजना को अंजाम देकर लोगों के साथ संवाद स्थापित करना होगा, तभी प्रवासी उत्तराखंडियों को यहाँ रोका जा सकता है। कि जिस तरह की वित्तीय स्थिति देश और राज्य सरकारों की बन गई है उसमें अभी निकट भविष्य में तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं रोजगार के किसी तरह के अवसर सरकारी या निजी क्षेत्र में पैदा होने जा रहे हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर से जुड़े तमाम सेक्टर्स को बढ़ावा देना होगा और ख़ास तौर पर जो बड़ी योजनाएं हैं उनको कृषि के साथ जोड़कर लोगों को एकदम प्रेरित करके उसमें इन्वॉल्व करना होगा। सिंगल विंडो सिस्टम ईजाद करना होगा ताकि अगर कोई काम धन करना चाहता है तो उसे कम से कम सरकारी सिस्टम की चौखट पर गिड़गिड़ाना ना पड़े। जैसे कि बकरी पालन है, मछली पालन है, मौन पालन है, शहद जिसे हम बोलते हैं, जो ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स के लिए हमारा जो टेरिस फार्मिंग है, जो हमारा जलवायु है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इससे मतलब जो है सब्जियों के उत्पादन करके हम आत्मनिर्भर ही नहीं बन सकते हैं, बल्कि हम अन्य राज्यों को और महानगरों को भी सब्जियां सप्लाई कर सकते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली सब्जियों की डिमांड ज़्यादा है। दूसरा, इमीडिएट इफेक्ट से सरकार को जो मनरेगा है उसको बागवानी और कृषि से जोड़ देना चाहिए। इसके दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि जो बंजर आप हमारी जोत हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों की लगातार, वो दोबारा आबाद हो जाएगी। और तीसरा लाभ ये होगा कि वही व्यक्ति अपने ही खेत में जो है मनरेगा का काम करके अपने लिए अनाज उगाएगा, सब्जियां उगाएगा और जो सरप्लस होगी उसको बाज़ार में बेचेगा। इससे उसकी आजीविका दुगनी बढ़ेगी। एक तो मनरेगा से उसे पैसा मिल रहा है, दूसरा अपने खेत से जो उपज उसकी आ रही है उससे उसको पैसा मिलेगा। 50,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज में डूबा उत्तराखंड अभी किसी भी तरह से किन्हीं लोगों को, उनमें चाहे प्रवासी ही शामिल हों, रोजगार के सपने दिखा सकेगा, ये बहुत नामुमकिन सी बात है। यानी पिछले 2 महीने में जिस तरह का रेवेन्यू बिल्कुल डाउन गया है, रेवेन्यू का जो डाउनफॉल है वो वाकई चिंता पैदा करने वाला है। तो इसीलिए प्रवासियों को कम से कम ये वादा, ये दिलासा तो नहीं दी जा सकती कि उनको सरकार रोज़गार मुहैया कराएगी। हाँ,
सरकार के पास स्वरोजगार का एक बड़ा माध्यम है और उस माध्यम को केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा कर सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा कैसे कर सकता है? एग्रीकल्चर में फिशरीज, डेयरी, हेचरी, फलोत्पादन, बागवानी और तमाम ऐसे सेक्टर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के भीतर जिनका किसी बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन पर किसी की वित्तीय स्थिति नाजुक होने का या बहुत साउंड होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्रीकल्चर ही देश में, दुनिया में एक ऐसा सेक्टर है, कभी कितनी भी महामारी आई हो, हमेशा और हमेशा एग्रीकल्चर ने अपने देश को, अपने स्टेट को सपोर्ट किया है। यहाँ सबसे पहले अगर विशेषज्ञों की तो माने हम, तो विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे पहले हमें मनरेगा को एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए तमाम एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व कर देना चाहिए। यानी लोग अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे और मनरेगा के माध्यम से उनको मजदूरी मिलेगी, तो ये एक सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाएगी। तो यही एक सरकार के पास एक काम है जिसको सरकार कर सकती है, वरना सरकार के पास किसी तरह का उद्योग लगाने का, किसी तरह का रोजगार देने का या किसी तरह का बड़ा कारोबार कराने का पैकेज देने की स्थिति नहीं है। उत्तराखंड सरकार की तो खास तौर पर ये इतनी हैसियत नहीं है, इतनी ऐसी स्थिति नहीं है इस समय कि वो इन लोगों को रोकने के लिए ऐसा कोई प्रलोभन दे दे जिसमें बहुत बड़ा वित्तीय प्रबंधन जुड़ा। सरकार के सामने ये चुनौती तो है, लेकिन एक मौका है कुछ साबित करने का और एक मौका है अपने लोगों के लिए कुछ करने का, एक मौका है अपने लोगों की कसौटी पर खरा उतरने का। अगर लोगों को इस समय सरकार प्रेरित नहीं कर पाई तो फिर पलायन का मुद्दा यहाँ से, उत्तराखंड से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में एक खलनायक की तरह बनकर रह जाएगी, क्योंकि उसी की सरकार इस समय राज्य और केंद्र दोनों जगह है। इस समय सरकार का फोकस केवल कोरोना से निपटने पर और बाहर से आए हुए लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देने पर है, और होना भी चाहिए। लेकिन कोरोना का जो भय वाला काल है उसके ख़त्म होने से पहले सरकार को एक कार्य योजना प्रवासियों के सम्मुख रखनी होगी, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि सरकार उनके लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा इसी समय, इसी दिन, एक खास विषय के साथ, एक खास मुद्दे पर। आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। खबर आपकी, जुमा आपकी। शुक्रिया आपका।